हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। हम अध्ययन कर रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के बारे में अपन ने परिभाषा इसकी पढ़ी, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, जो अपने 3 ही संधि है अपने टॉपिक में। तो अपन ने 2 संधि पढ़ ली, तीसरी संधि है अपनी ऋत्व विसर्ग संधि। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं कि सत्व विसर्ग संधि क्या है। जिस डायरेक्ट छोटी सी परिभाषा रह जाती है, जिस संधि में विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। और उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग का उ हो जाता है अर्थात ओ हो जाता है, वो विसर्ग संधि। और ऋत्व विसर्ग संधि है तो नाम से स्पष्ट हो रहा है सभी में कि ऋत्व र हो जाता है, मतलब वो ऋत्व विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग लोप है, विसर्ग लोप में सीधी सी बात है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, वो विसर्ग लोप संधि कहलाती है। तो अपन ने पढ़ा था कि सत्व, उत्व और ऋत्व ये 3 अपने टॉपिक हैं। 3 टॉपिकों में अपन ने सत्व पढ़ा था, उत्व पढ़ा था। तो सत्व का नियम अपन ने पढ़ा था, व्यंजन संधि थी उसमें, शचुत्व और षटुत्व, इन दोनों संधियों को मिलाकर सत्व का रूप बना था। अब है उत्व विसर्ग संधि, अपन ने पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में। तो उत्व का नियम अपने देखा था कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, ठीक है। और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये वर ल और ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ। ए और ओ मिलकर अपन ने एक चीज देखी थी कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। तो इसी से मिलती जुलती अपनी जो संधि है ऋत्व विसर्ग संधि है, वो इसी से मिलती जुलती है। और यही मतलब ऐसा ही उसका जो परिभाषा है वैसी ही होगी। देखते हैं तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ऋत्व विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया था कि विसर्ग संधि और उत्व, जैसे ऋत्व विसर्ग संधि और उत्व विसर्ग संधि का नियम एक जैसा ही होता है। अब उसमें था विसर्ग से पहले ए, और यहाँ पर क्या है, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, यानी कि 2 स्वर हैं ए आ, इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है। ए आ को छोड़कर, जैसे ई ऊ री री, ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई भी स्वर आ जाता है केवल ए आ को छोड़कर। ए मैंने आपको बताया था उत्व विसर्ग संधि में है, तो इसमें ए आ को छोड़ना है। और इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाता है विसर्ग से पहले। और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये व र ल है या कोई स्वर हो, ठीक है। उसमें स्वर नहीं था, इसमें स्वर के बारे में बताया गया है। और बाकी वही टॉपिक है, वही नियम बन रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये व र ल है, ठीक है। इतना था और इसमें एक स्वर और जुड़ जाता है। तो यदि ये नियम होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी कि ए आ को छोड़कर कोई भी अन्य भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल है या इसके अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है ग्लानि ही धन भवति, तो ग्लानि ही विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखना अपने को, पहले ये रहा तो पहले ए आ को छोड़कर क्या है, ई है छोटी, तो ई स्वर आ गया। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का, जैसे प वर्ग का भ है, ये तो प वर्ग का चौथा वर्ण है भ, तो तीसरे चौथे वर्ण में से ये चौथा वर्ण है, तो इसे विसर्ग का र हो जाता है, र हो गया। तो ग्लानिर भवति, भ के ऊपर ये र लिखा जाएगा क्योंकि आधा र है, वो आगे वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। मुनि ही धन इति, यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के बाद में ई यानी स्वर आ गया। और विसर्ग से पहले क्या है, आ को छोड़कर अन्य स्वर है, छोटी ई है, ठीक है। तो इस विसर्ग का क्या हो गया, र, और इस र में क्या मिल गया, ई की मात्रा मिल गई, छोटी ई हो गई। तो मुनि रीति। भानु धन असौ, भानु धन असौ, स्वर आ गया और विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, उ, आ को छोड़कर अन्य स्वर है तो उ है, उ आ गया। और विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स्वर है, तो इस विसर्ग का र हो गया और इस र में ये ए मिलकर र पूरा हो गया। तो शब्द बन गया भानु रसौ तई धन आगतम,
तई विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है ऐ और विसर्ग के बाद में है आ स्वर है, तो इस विसर्ग का र हो गया, र में ये आ की मात्रा जुड़ गई। तैरागतम धेनुः धन गच्छति, धेनुः धन गच्छति, विसर्ग से पहले उ है और उस विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, अर्थात यहाँ पर कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो गया र हो गया, और ये र है वो आगे वाले स्वर के ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लिख दिया गया है। तो धेनुर गच्छति एतै धन भक्षितम, एतै ऐ की मात्रा आ गई, विसर्ग आ गई, विसर्ग के बाद में चौथा वर्ण है, तो एतै विसर्ग का र हो गया और ये र है भ के ऊपर लिख दिया एतैर भक्षितम। ठीक है, ये तो था अपना इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट है इसका ऋकारांत, यानी कि ऋकारांत शब्द आप जानते हो जो जिन शब्दों के अंत में री की मात्रा हो। ठीक है, तो ऋकारांत हो गया। एवं संबोधन संबंधी, यानी कि संबोधन वाचक जो शब्द हैं उनके शब्दों के विसर्ग का, उनके बाद में जो विसर्ग होती है उन विसर्गों का एकार और एकार से परे का भी रेफ आदेश हो जाता है। अर्थात जिन शब्दों के अंत में री हो या कोई संबोधनवाचक शब्द हो तो उनके आगे यदि विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग से पहले ए है या तो भी या आगे ए हो, ठीक है, दोनों साइड में ए हो चाहे, तो वहां पर क्या होगा उसका विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं कि पुनः धन अत्र, यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है ए और विसर्ग के बाद में भी ए है। इसकी कंडीशन तो बन रही है उत्व विसर्ग संधि, क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो कायदे अनुसार यहाँ पर होना चाहिए था ओ है और उ मिलकर ओ, और यहाँ पर इसका होना चाहिए था अवग्रह चिन्ह, पर यहाँ पर ये क्या है पुनः है, ये शब्द है अव्यय, अत्र भी अव्यय है, ये शब्द है अव्यय शब्द है। ठीक है, तो अव्यय शब्दों के बाद में यदि कोई विसर्ग है तो वहां पर अपन वैसा कंडीशन नहीं लागू कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विसर्ग से पहले ए, जैसे मैंने अभी बताया था कि विसर्ग जैसे ऋकारांत और संबोधन संबंधी शब्दों के विसर्ग का एकार, यानी कि विसर्ग से पहले हो गया और उसके बाद में एकार, उसके बाद में भी ए आए, तो वहां पर क्या होगा उस विसर्ग का र आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया र हो गया और इस र में ये ए मिल गया, तो शब्द बन गया पुनरत्र। प्रातः धन गच्छति, नियम वही चल रहा है वापस जो अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा था, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण हो, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण आ गया प्रातः, विसर्ग से पहले ए है। अब इसमें अपन ने पहले पढ़ा था ए आ को छोड़कर, यहाँ पर ये क्या है ये पुनः है प्रातः है, ये शब्द क्या है संबोधनवाचक, अर्थात अव्यय है, अव्यय के रूप में है, न कि कोई शब्द के रूप में है ये। ठीक है, तो इनके ए को क्या हो गया यहाँ पर रुत्व आदेश हो गया, विसर्ग का र हो गया और इस र को आगे ऊपर लिख दिया गया है, तो प्रातः गच्छति। ठीक है, पितः धन वंदे, पितः ये पितृ शब्द है, ऋकारांत है, इसलिए विसर्ग से पहले ए है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ये शब्द क्या है ऋकारांत है, पितृ शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो पितः धन वंदे, तो विसर्ग का र हो गया और र में ये वह के ऊपर लिख दिया गया, तो पीतर वंदे। माता है धन वंदे, मातर वंदे, क्यों? क्योंकि माता है शब्द है, इसमें मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ऋकारांत और संबोधनवाचक शब्दों में जो ए है या उसके बाद में एकार आए तो वहां पर उसका ए को या उत्व का जो नियम लागू हो रहा है उसको रोक कर रुत्व विसर्ग संधि का नियम लग जाता है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर ये अव्यय है, न कि कोई शब्द, जो अव्यय के रूप में है, तो इसलिए इनके एको है वो उत्व आदेश न होकर इस विसर्ग का रुत्व आदेश ही हो जाता है। तो यहाँ पर संधि का टॉपिक है वो अपन ने पूरा कर लिया है, तीनों संधि है, तीनों संधियों को अपने कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।